हेलो 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 बेटा जी। बेटा आज की वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है जी। और इस वीडियो में बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सिर्फ एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज नोन एज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। वैसे डायमेंशनल एनालिसिस यूज कहां कहां पर आता है, या तो हम इससे बेटा जी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने तरीके के सिस्टम पढ़े थे हमने सर? 4 तरीके के। कौन कौन से? एक एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, सीजीएस सिस्टम भी हमने पढ़ा था, एमकेएस सिस्टम भी हमने पढ़ा था, और एसआई सिस्टम भी हमने पढ़ा था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करना है, बहुत छोटा एग्जांपल दिया, तो हम इसमें ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। वैसे तो सबको पता है 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं, बट हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो बहुत बड़ी यूनिट आ गई, जैसे 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कैसे करोगे? ये तो बेटा हो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज दिस मेथड। और तीसरा बेटा है चेकिंग द एक्यूरेसी, मतलब एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। बट बेटा इस वीडियो में तो हम सिर्फ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब करना कैसे है? पहला क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें हमें दो चीजें दी होंगी बेटा, एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज दी होंगी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दी होंगी, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी ऐसे दी होगी जो सर्टेन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही हो, जैसे, और वो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी जिसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना ही होगा, ठीक है? जैसे यहां पर क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करना है, और विच में डिपेंड अपॉन, मतलब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर? मास ऑफ द बॉब के ऊपर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। मास ऑफ द बॉब के ऊपर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हमें तो नहीं पता बेटा कि मास की पावर क्या आएगी, लेंथ की पावर क्या आएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या आएगी। तो लेट से मैं इसकी पावर ए ले लेता हूं, बी और इसकी पावर सी। और क्योंकि डिपेंड कर रहा है तो बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और इनकी पावर ए बी सी ले ली हमने। जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, फिर मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखना बेटा क्या लिखना है, इससे नेक्स्ट स्टेप पे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 t की पावर 1। कांस्टेंट का बेटा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है और उसकी पावर है a, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l है और उसकी पावर है b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-2 और उसकी पावर है c, ठीक है जी। अब इक्वल्स टू, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही अरेंज करना है बेटा मास की फॉर्म में लेंथ और टाइम पीरियड, MLT, ये चीज लिख लेना बेटा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में MLT की फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड भी MLT की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा m की पावर 1 इंटू ए, एम की पावर ए, 1 इंटू बी, एल की पावर बी, और यहां पर बेटा 1 इंटू सी, एल की पावर सी, -2 इंटू सी, -2c। पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा m की पावर a
एल की पावर बी इंटू एल की पावर सी इज बी प्लस सी, और टी की पावर -2c। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन। अब जब हम बेटा डायमेंशंस या पावर्स कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपेयर करेंगे, मास की पावर को मास की पावर से कंपेयर करना है, लेंथ की पावर को लेंथ की पावर से, और टाइम की पावर को टाइम की पावर से। तो ए की वैल्यू तो सीधा ही 0 आ गई, बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू 0, और -2c इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/2, और यहां पर अगर हम पुट करेंगे c की वैल्यू तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो तीनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, इस सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना a b और c की वैल्यू, मतलब पावर्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये आ जाएगा k m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। हमेशा पावर्स पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो g को उठा के हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो t बेटा वुड बी इक्वल टू आ जाएगा l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। अब ये मत पूछना बेटा m की पावर 0 का क्या हुआ सर, m की पावर 0 1 हो गई है। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा जी, स्क्वायर रूट, तो इक्वल्स टू आ गया k स्क्वायर रूट l/g। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि बेटा एंड में जो कांस्टेंट आएगा ना उसको हम 2 पाई ले लो, अपने आप ही 2 पाई ले लो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कि हमें उन कांस्टेंट्स के बारे में नहीं पता चलता। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 2 पाई रूट l/g। ये बेटा फॉर्मूला आ गया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लोगे उतना ज्यादा उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और क्या बता रहा है, मास वाला फैक्टर हट गया था यहां से, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक बड़ा बॉब लो, एक छोटा बॉब लो, जब तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रख रहे हो तब तक उसका टाइम पीरियड सेम आएगा, बड़े बॉब का भी और छोटे बॉब का भी। नेक्स्ट, हाँ जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेटा मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है मास अपॉन में लेंथ। तो इतना ध्यान रखना कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, तो मास पर यूनिट लेंथ का हो गया ml-1, और इसका सिंबल हमें m ही दिया हुआ है। ठीक है जी, m ही यूज करना है मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, टेंशन टी, ये वो वाली टेंशन नहीं है, ये टेंशन जो है एक तरीके की फोर्स प्रोड्यूस होती है स्ट्रिंग के अंदर, तार के अंदर, वायर के अंदर, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और तीनों की वैल्यू को ए बी और सी। यहां पर याद रखने वाली बात यह है, टेंशन जो है वो फोर्स है विच इज ML-T-2। अब अगर हम बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, लेंथ की पावर a, टेंशन की पावर b, मास पर यूनिट लेंथ की पावर c। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, m0l0 t की पावर -1। नहीं पता तो अब लिख लेना कॉपी में। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, दोबारा बोल रहा हूं, तो इस स्टेप में कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लिया करो। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर a, टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-T-2 की पावर b, और बेटा मास पर यूनिट लेंथ का मैं 1000 बारी बोल चुका हूं, नहीं 1000 बारी तो नहीं बोला, मतलब बोल चुका हूं मैं, ML-1 की पावर c। चलो जी आगे, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, पावर की पावर मल्टीप्लाई,
पावर की पावर m की पावर b आ जाएगा, l की पावर b मल्टीप्लाई कर दो b आ जाएगा, और इसे भी मल्टीप्लाई कर दो -2b आ जाएगा। सिंपल। इसे भी कर देते हैं जी, m की पावर c मल्टीप्लाई कर दो -c। अब इसे ऐसे ही बेटा m l और t की टर्म्स में लिखेंगे तो इट इज m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इक्वल्स टू, पहले बेटा m की पावर b इंटू m की पावर c इज m की पावर b प्लस c। फिर l की पावर a है, b है और -c है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके पावर्स ऐड हो जाती हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एल एल एल, तीनों की पावर्स ऐड होके ये आ गई। टी सिर्फ एक जगह मेरे ख्याल से, यस एक ही जगह, -2। अब ऐसे बेटा मास की पावर को मास की पावर से, लेंथ की पावर को लेंथ की पावर से, और टाइम की पावर को टाइम की पावर से, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ऑल्सो 0, और -2b इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस साइन गया, b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है जी, यहां पर b की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यहां पर c की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करूं, ये +1/2 हो जाएगा माइनस माइनस करके, तो ये 1 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई -1। तो ये वैल्यू कहां पर पुट करनी है जी, फर्स्ट इक्वेशन में सर, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दे, तो ये आ जाएगा न्यू इक्वल्स टू के l की पावर -1, t की पावर क्या था, b की वैल्यू 1/2, और m की वैल्यू, m की पावर -1/2। पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा इसको ले जाते हैं नीचे और इसको भी नीचे, तो k/l t की पावर 1/2 और m की पावर 1/2, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू k/l स्क्वायर रूट t/m। अब हमें इस कांस्टेंट के बारे में बेटा पता ही नहीं है, तो लेट से इन्होंने भी नहीं दिया, तो मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूं, हुक्म की तामील हो, k की वैल्यू ले लो 1, तो न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 1/l रूट t/m। ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं इसके। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और नीचे कमेंट में जो भी इसका फॉर्मूला आया लिख के जरूर बताना है, सर इसका फॉर्मूला ये आ रहा है। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला जो है सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन आएगा PR/2, वेयर P इज प्रेशर एंड R इज द रेडियस। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर जबरदस्ती बोल दो ये वीडियो देख के कि सर PR/2 आ रहा है, PR/2 आ रहा है, और मैं सोची जाऊं कि आप लोग तो बहुत होशियार हो। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम जो 2 टॉपिक्स बचे हैं उसको आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।